पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी इस मिशन में लगे हैं कि देश तेज गति से आगे बढ़े। यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े देशों को पीछे छोड़कर भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के सही फैसलों की वजह से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल हर क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन इसका फायदा कुछ लोगों तक ही सीमित न रह जाए, इसके लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। मूल रूप से एआई समाज में हर तबके तक पहुंच के साथ आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। मोदी सरकार एआई इकोसिस्टम को आकार देने में लगी हुई है। ऐसे में एआई के आने से रोजगार भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में देश के लोगों को जितना रोजगार मिला है, शायद ही किसी सरकार ने दिया होगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और देश को बेचने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है, देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। भारत ने ऐसे समय में एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित किया जिस समय जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल है। भारत में एआई समिट का आयोजन दो सफल ट्रेड डील्स के तुरंत बाद हो रहा है। भारत अमेरिका और भारत यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापारिक समझौते वैश्विक चर्चा के मुद्दे हैं। इस माहौल में भारत की ओर से दुनिया भर के देशों को एआई समिट के लिए जुटाने का संदेश बहुत ही सकारात्मक है। वहीं सोशल मीडिया और कांग्रेस के लोग ट्रेड डील पर आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि हाल ही में हुए भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में अमेरिकी हितों के लिए भारतीय किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता की बलि दी गई है। आत्मनिर्भर भारत के नारे पर ही सवाल उठाते हुए सुरजेवाला ने पूछा कि क्या अमेरिकी समझौते को लेकर चिंताओं के बीच भारत आत्मनिर्भर अमेरिका बन रहा है। लेकिन आप दर्शक ट्रेड डील के समर्थन में हैं तो कमेंट सेक्शन में वी सपोर्ट ट्रेड डील जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए जो भी आरोप लगाएं, लेकिन कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के लोग असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर खूब निशाना साधते हैं, क्योंकि कांग्रेस से इस्तीफा देकर सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर कई खुलासे किए थे और अब भी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कथित मुस्लिम विरोधी बयानों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पहले संबंधित हाईकोर्ट का रुख किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश देते हुए कहा कि वहां इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम राजनीतिक दलों से संयम बरतने और संवैधानिक नैतिकताओं की सीमाओं के बेहतर रहने का आग्रह करेंगे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक चलन बनता जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की प्रवृत्ति न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालती है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी राज्य से जुड़े मामलों में पहले वहां के हाई कोर्ट को मौका दिया जाना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शॉर्टकट अपनाने का मंच नहीं बन सकता और संवैधानिक व्यवस्था में हाई कोर्ट की भूमिका बेहद अहम है। आपको बता दें कि याचिका में ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों और असम बीजेपी द्वारा साझा किए गए विवादित वीडियो से राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत का माहौल बना। वहीं असम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा के बाद अब कांग्रेस विधायक अब्दुर राशिद मंडल ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने राजौर दल का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख अखिल गोगोई की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। वहीं केरल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर का मसला सुलझाकर अभी ठीक से राहत भी सांस नहीं ले पाए थे कि मणिशंकर अय्यर ने पार्टी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने केरल के सीएम को लेकर ऐसा भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी सत्ते में आ गई। अय्यर ने कहा था कि पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके बयान के बाद कांग्रेस ने यह कहा कि वो अब पार्टी में ही नहीं है। इस बयान के बाद मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मणिशंकर अय्यर ने पार्टी के कई दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा को कठपुतली बताया। साथ ही शशि थरूर, जयराम रमेश पर भी तीखे वार किए। अय्यर ने कहा कि केरल में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नहीं जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस नेता कम्युनिस्टों से जितनी नफरत करते हैं उससे कहीं ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं।
एक तरफ पीएम मोदी देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने असलियत बता दी है, जिससे कांग्रेस असहज नजर आ रही है। दर्शकों, केरल में मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआईएम लगातार 2 कार्यकाल से राज्य की सत्ता में बनी हुई है। वो इस साल भी सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। वहीं अब मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से बोलते और लिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए पीएम मोदी के इंटरव्यू से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस ने इसे बहुत सोच समझ कर लिखी गई और हताशा में की गई पीआर एक्सरसाइज बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये इंटरव्यू आम बजट की आलोचना और संसद में सरकार पर विपक्ष के हमले से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी जानते हैं कि इस साल का बजट एक बेकार बजट रहा है और इसमें दिमागी थकान के सारे निशान दिख रहे हैं। मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया है और इन्वेस्टर इंप्रेस नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें बजट पेश होने के 2 सप्ताह बाद और पार्लियामेंट में विपक्ष द्वारा इसकी बुराई किए जाने के कुछ दिनों बाद इंटरव्यू देने की जरूरत महसूस हुई। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि हमेशा की तरह मोदी स्टाइल वन लाइनर्स है, जिसका असल में कोई मतलब नहीं है। ये आरोप लगाते हुए कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील और किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर दबाव है, जयराम रमेश ने आगे कहा कि पीएम मोदी मीडिया आउटरीच के जरिए नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ट्रेड डील पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने की वजह से घिरे और हमले का सामना कर रहे प्रधानमंत्री अब हेडलाइन मैनेजमेंट के अपने पसंदीदा तरीके का सहारा ले रहे हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि वो लाखों किसानों के साथ अपने धोखे और दूसरे सरेंडर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि प्रधानमंत्री झुके भी हैं, थके भी हैं। आपको बता दें कि अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर भारत के आर्थिक बदलाव के अगले फेज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सुधार उनकी सरकार का पूरी तरह से एक मुख्य कमिटमेंट रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की ओर अगला कदम इंडस्ट्री द्वारा इनोवेशन, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में बड़े इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करेगा। दर्शकों, ट्रेड डील पर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है, इसका खुलासा अमेरिका के विदेश मंत्री ने कर दिया है। दर्शकों, पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर एक्सपोज होने के बाद राहुल गांधी अब इंडिया यूएस ट्रेड डील पर शिफ्ट हो चुके हैं। हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी ने ये कहा था कि भारत की तेल खरीद पर अब अमेरिका निगरानी क्यों कर रहा है। वहीं एक्स पर अपना वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा था कि भारत की तेल खरीद पर अब अमेरिका निगरानी क्यों होगी। भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं, ये हमारी जरूरतें तय करेंगी, ना कि अमेरिका की मर्जी। भारत को मुनाफे का व्यापार करने पर रोक लगाने की हिम्मत अमेरिका को किसने दी। प्रधानमंत्री जी, भारत का हित और स्वाभिमान बेचते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई आपको। वहीं अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान ने भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर चल रही सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद पूरी तरह से बंद करने का कोई वादा किया ही नहीं। भारत ने केवल अतिरिक्त रूसी तेल नहीं खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। ये बयान उन सभी दावों की हवा निकाल देता है जिन्हें भारत का विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी महीनों से प्रचारित कर रही थी। विपक्ष ने दावा किया था कि मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में घुटने टेक दिए और रूस से तेल आयात रोकने पर सहमति दे दी है। लेकिन रूबियो का बयान इस झूठ की पोल खोलता है और साबित करता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई बार दावा किया कि भारत ने रूसी तेल रोकने का वादा किया है, लेकिन अब रूबियो का बयान साफ करता है कि भारत ने कोई पूर्ण प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया, बल्कि मौजूदा स्तर पर आयात जारी रखते हुए केवल अतिरिक्त वृद्धि रोकने की बात कही। ये भारत की कूटनीतिक जीत है, जहां दबाव के बावजूद राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया गया। जब से भारत अमेरिका ट्रेड फ्रेमवर्क की बातें चल रही थीं, कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर दिख रहे थे। राहुल गांधी ने कई मंचों से दावा किया कि अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और मोदी जी ने अमेरिकी दबाव में रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति दे दी है।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रंप ने खुलेआम घोषणा की है कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का दावा किया है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय आत्मसम्मान पर चोट बताया और कहा कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में झुक गई है, जिसके बाद विपक्ष के समर्थकों ने एक ऐसा झूठा नैरेटिव तैयार किया कि भारत ने रूस से तेल आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की कमजोरी का प्रतीक बताया, जबकि असलियत कुछ और ही थी। लेकिन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मार्क रूबियो ने स्पष्ट कहा कि हमारी भारत के साथ बातचीत में हमें उनकी प्रतिबद्धता मिली है, वो अतिरिक्त रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। रूबियो ने यह भी जोड़ा कि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगा रहा है और यूक्रेन को सहायता दे रहा है, लेकिन भारत के साथ बातचीत और दबाव दोनों जारी रहेंगे। दर्शकों, यहाँ अतिरिक्त शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि भारत मौजूदा स्तर पर लगभग 1.5 से 2 मिलियन बैरल प्रति दिन पर रूसी तेल आयात जारी रखेगा, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं करेगा। ये कोई पूर्ण बैन नहीं है, बल्कि एक संतुलित समझौता है। मार्को रूबियो का बयान इस पूरे प्रकरण की सच्चाई को उजागर करता है। विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए झूठ फैलाया, मोदी सरकार को अमेरिका के सामने झुकने वाला दिखाया, लेकिन असलियत में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को बरकरार रखा। ये मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति का प्रमाण है, जहां दबाव के बावजूद राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कांग्रेस में दो टूक कहा कि भारत की ऊर्जा नीति राजनीतिक दबाव पर नहीं, बल्कि लागत, उपलब्धता और राजनीतिक हितों पर आधारित है। ऐसे में देश हित के मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेक कर विपक्ष ने जो पाप किया है, उसका हिसाब देश के लोग जरूर लेंगे। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने नया ट्विस्ट ला दिया है। दर्शकों, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। अब बीजेपी ने कांग्रेस के सदस्य रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2010 में जेफरी एप्स्टीन से वित्त पोषित पुरस्कार हासिल किया था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 2010 में जेफरी एप्स्टीन के कथित तौर पर वित्त पोषित एक पुरस्कार सीनियर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को दिया गया था, जिन्हें गांधी परिवार के करीबी के रूप में देखा जाता रहा है। बता दें कि कपिल सिब्बल ने साल 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी। अब वो वर्तमान में समाजवादी पार्टी समर्पित राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य हैं। प्रदीप भंडारी ने एक दस्तावेज पोस्ट करते हुए लिखा, उस दौर के तुरंत बाद तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कई नीतिगत बदलाव देखने को मिले। क्या ये महज सहयोग थे या फिर एप्स्टीन के बाहरी प्रभाव ने कांग्रेस सरकार के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। एप्स्टीन कांग्रेस सरकार का वैलेंटाइन। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के साथ कांग्रेस की किस तरह की मोहब्बत की दुकान चल रही थी। कपिल सिब्बल ने एप्स्टीन के वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह से पुरस्कार क्यों स्वीकार किया? राहुल गांधी संसद में बहुत बोलते हैं, है ना? क्या अब वो इस बारे में कुछ कहेंगे? कपिल सिब्बल ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस आरोपों को सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर किए एक पोस्ट में ये कहा कि हे राम, इस देश को बीजेपी के मूर्खों से मुक्त कराओ। बीजेपी के प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला ये दावा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कपिल सिब्बल का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में है। उनकी निराशा के लिए वो ऐसा नहीं करते। इस प्रक्रिया में उन्होंने सिर्फ उस दस्तावेज को पढ़ने में अपनी चौंकाने वाली अक्षमता को उजागर किया है, जिसके वे चुनिंदा स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने बताया कि दूसरे शब्दों में ये न्यूयॉर्क में होने वाली प्रमुख सार्वजनिक घटनाओं की एक संकलित सूची थी, ऐसी घटनाएं जिन पर एप्स्टीन नजर रखना चाहता होगा। क्यों? क्योंकि वो यही करता था। वो एक शिकारी था जो अभिजात वर्ग और प्रभावशाली लोगों पर नजर रखता था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने लिखा है कि ये 59 पन्नों का दस्तावेज है, जिसमें सम्मेलनों से लेकर फैशन शो तक के कार्यक्रमों की सूची है। कपिल सिब्बल का नाम पेज 55 पर है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के एक कार्यक्रम में शामिल है। लेकिन बीजेपी के प्रचारकों ने इतना आगे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि उन्होंने नाम देखा, उत्साहित हो गए और तुरंत एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ने में जुट गए, इस उम्मीद में कि विपक्ष को इस मामले में घसीटकर अपनी ही बदनामी के सवालों से ध्यान भटका सके।
दर्शकों, इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस लगातार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने संसद और बाहर दोनों जगह ये दावा किया है कि इन फाइल्स में पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का भी जिक्र है। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि उनकी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकातें सीमित थी और उनका किसी भी तरह से उनके अपराधों से कोई संबंध नहीं है। वहीं अब कपिल सिब्बल के मामले पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें